किसी राज्य को बचाने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता। कभी-कभी इसके लिए जंग नहीं, बल्कि एक बड़ी ही अनोखी योजना की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी कहानी जहां आकर्षण और मासूमियत का एक दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। तो वाल्मीकि रामायण के इस अविश्वसनीय अध्याय में हम यही जानेंगे। देखेंगे कि कैसे एक असाधारण ऋषि को एक सूखे से परेशान राज्य में लाने की एक अद्भुत कहानी सुनाई गई है। तो ये कहानी जो है ना, ये रामायण में एक बहुत ज़रूरी फ्लैशबैक की तरह आती है। इसे सुना कौन रहा है? मंत्री सुमंत्र। और किसे? राजा दशरथ को। और क्यों सुना रहे हैं? ये समझाने के लिए कि कैसे एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि की सिर्फ मौजूदगी एक पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है, और हाँ, दशरथ की अपनी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकती है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। हम एक चतुर योजना से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे उस मासूम ऋषि के साथ हुई पहली मुलाकात। इसके बाद जानेंगे कि कैसे लालसा के बीज बोए गए, एक भविष्यवाणी सच हुई, और आखिर में कैसे एक नई किस्मत लिखी गई। तो कथा शुरू होती है अंग देश में, राजा रोमपाद के दरबार से। राज्य में भयानक सूखा पड़ा है और परेशान राजा अपने सलाहकारों से कोई उपाय पूछते हैं। तब राजा के सलाहकार पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना सामने रखते हैं। वो कहते हैं, उपायो निरपायो यम अस्माभिर अभिचिंतितः। मतलब, हमने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें कोई कमी ही नहीं है, ये फेल हो ही नहीं सकती। उनको पूरा यकीन है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। और ये योजना पूरी तरह से अपने लक्ष्य की खास परिस्थितियों का फायदा उठाने पर टिकी है। उनका मानना है कि उन्हें बस इंद्रियों को आकर्षित करना है, ऐसी चीजों से जो उन्होंने कभी देखी सुनी ना हो, और बस इसी तरह उन्हें उनके आश्रम से बाहर लाया जा सकता है। लेकिन आखिर ये लक्ष्य है कौन जिस पर इतनी बड़ी और जटिल योजना बनाई जा रही है? चलिए पहले उनकी दुनिया को समझते हैं। ये है हमारे लक्ष्य, ऋषि ऋष्यशृंग। श्लोक 1.10.3 में उनके बारे में बताया गया है, तपस्वाध्ययने रतः। मतलब, वो तपस्या और वेदों के अध्ययन में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें और कुछ पता ही नहीं है। उनकी शक्ति जितनी ज्यादा है, उतनी ही बाहरी दुनिया के प्रति उनकी मासूमियत भी है। उनका दुनिया से अलगाव पूरा है। श्लोक 1.10.9 साफ साफ कहता है कि जन्म से लेकर आज तक उन्होंने न तो किसी स्त्री को देखा, न पुरुष को, और न ही शहर या देश की कोई चीज देखी। और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाने के लिए गणिकाओं को भेजा जा रहा है। तो चलिए अब उस घने जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि ये योजना कैसे आगे बढ़ती है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में। सुंदर कपड़ों में सजी, मीठा गीत गाती हुई वो महिलाएं जंगल की खामोशी को तोड़ती हैं। वो ऋषि के पास पहुंचती हैं और बातचीत शुरू करने के लिए बस ये सीधा सा सवाल पूछती हैं। उन्हें तो कोई शक होता ही नहीं। वो अपने साफ दिल से, अपनी परंपरा के हिसाब से उन्हें मेहमान मानकर उनका सत्कार करने की पेशकश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आप सभी की विधिपूर्वक पूजा करूंगा। ये उनकी सहज सज्जनता को दिखाता है। और यहाँ उनकी मासूमियत का क्या कमाल का उदाहरण मिलता है। देखिए, उन्होंने ऋषि को क्या दिया? स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान, मतलब मोदकान भक्ष्यांश्च। और ऋषि ने क्या समझा? उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट फल है, यानी फलानी इति स्म मन्यते। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी, तो उन्हें लगा ये जंगल के ही कोई अनोखे फल होंगे। बस उस दिन के लिए उनका काम पूरा हो गया। वो अच्छी तरह जानती थीं कि अगर ऋषि विभांडक आ गए तो उनका क्रोध बहुत विनाशकारी हो सकता है, इसलिए वो होशियारी से वहां से निकल जाती हैं। ये मुलाकात भले ही छोटी थी, पर इसका उस युवा ऋषि पर बहुत गहरा और तुरंत असर हुआ। एक ऐसा असर जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो महिलाएं गईं, ऋष्यशृंग को एक अजीब सी कमी और उदासी महसूस होने लगी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। उनका मन बेचैन हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जिज्ञासा थी, या उनके अंदर कुछ गहरा जाग गया था। और इससे पता चलता है कि योजना बिल्कुल सही काम कर रही है। अब वो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। लालसा का बीज बोया जा चुका था। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। एक आसान सा, लुभावना निमंत्रण और भी बेहतर फलों के वादे के साथ ऋषि पहली बार अपना घर और अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर वो उनके साथ जाने का मन बना लेते हैं। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसके लिए ये पूरी योजना बनाई गई थी। राज्य की किस्मत अब इस एक ऋषि के आने पर टिकी है। उनकी मौजूदगी का असर तुरंत होता है, ठीक वैसा ही जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था। उनका तपोबल इतना था कि प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता था। और उनके राज्य में कदम रखते ही सूखा खत्म हो जाता है, आसमान खुल जाता है और अंग देश की धरती पर जोरदार बारिश होती है जिससे हर कोई खुश हो जाता है। राजा अपना बहुत बड़ा आभार जताते हैं। वो अपने राज्य को बचाने वाले का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। साथ ही उनके मन में ये डर भी है कि कहीं ऋषि के शक्तिशाली पिता नाराज न हो जाए। कहानी सिर्फ बारिश पर आकर खत्म नहीं होती। ऋषि को उसी राज्य का हिस्सा बनाया जाता है जिसे उन्होंने अभी अभी बचाया है, और उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। ऋषि को शाही परिवार का हिस्सा बना लिया जाता है। श्लोक 1.10.31 के अनुसार राजा शांत मन से अपनी बेटी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर देते हैं। इससे राज्य और ऋषि के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। तो ये थी कहानी कि कैसे जंगल में रहने वाले ऋषि ऋष्यशृंग शहर पहुंचे। सोचिए, एक यात्रा जो शुरू तो एक बड़ी ही चतुर योजना से हुई, लेकिन यही वो घटना थी जिसने आगे चलकर राजा दशरथ के लिए और असल में पूरी रामायण की कहानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी घटना ने आने वाले कई बड़े घटनाक्रमों की नींव रखी।